सोचो अगर तुम्हें अपने फादर को ही बचाने का मौका मिले लेकिन वो तुम्हें पहचान ही ना पाए और एंड में तुम्हें खुद ही उसकी मेमोरीज को मिटाना पड़े। तो भाई आज के इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ होने वाला है, लेकिन साथ में एक नया स्टोरी भी चालू होगा जिसमें कोनोहा को एक नया मिशन मिलता है जो काफी ज्यादा डिफरेंट भी है। तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझा दूंगा। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तोराशिकी को हराने के बाद सास्के को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए टीम 10 कीबा और शिनो डिस्कस करते हैं कि कोनोहामारू ने एक्चुअल फाइट को तो मिस ही कर दिया, इसलिए उसे पूरे सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता नहीं है। जिराया और बोरुतो सास्के को हॉस्पिटल के रूफटॉप पर मिलते हैं। यहीं पर जिराया सास्के का शुक्रिया अदा भी करते हैं क्योंकि उसने नारुतो को बचाया था। बोरुतो और सास्के डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो लोग टाइम ट्रेवल से यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और सास्के से पूछती है उस लेटर के बारे में जो उसे उस दिन मिला था। सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है तो जिराया तुरंत एक स्मूथ सा झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपके बुक्स के फैन हैं। साकुरा थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाती है लेकिन बात मान लेती है। सास्के अंदर ही अंदर पूरा एम्बैरेस हो चुका था पर चुपचाप वो भी झूठ का साथ दे देता है। फिर नारुतो आता है और उसे बताया जाता है कि बोरुतो और सास्के जाने वाले हैं। अगली सुबह करासुकी फिर से एक्टिवेट हो जाता है लेकिन बोरुतो उसे नारुतो से छुपा लेता है। नारुतो बोरुतो को एक फेयरवेल गिफ्ट भी देता है और बोलता है कि अभी मत खोलना। फिर जिराया को अंदाजा लग जाता है कि बोरुतो और सास्के फ्यूचर से आए हैं। वो सास्के से इनडायरेक्टली पूछते भी हैं, तुम मेमोरीज को इरेज कर सकते हो ना? फिर सास्के अपना शारिंगन का यूज करता है और नारुतो, जिराया और उन सभी का मेमोरीज को इरेज कर देता है जो भी बोरुतो और सास्के से मिले थे। किसी को भी अब फ्यूचर याद ही नहीं रहता। फिर टाइम ट्रेवल के दौरान करासुकी रिवील करता है कि नाइन टेल्स का जो चाकरा लीक हुआ था ना, उसकी वजह से वो रिचार्ज हो गया वापस। फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में कोनोहामारू बोरुतो और सास्के को मिलता है। सास्के नारुतो को बताता है कि उराशिकी हार चुका है और बोरुतो ने ही उसका बैंड बचाया था। सब कुछ इसके वजह से ही पॉसिबल हो पाया। नारुतो चाहता था कि सास्के थोड़ा और विलेज में रहे और सास्के प्रॉमिस भी करता है कि वो ज्यादातर कोनोहा आता रहेगा। फिर सास्के अपना घर जाता है और साकुरा को एक सिंपल सा थैंक यू बोल देता है, कुछ तो अच्छा काम किया भाई ने। फिर अगली सुबह बोरुतो हिनाटा के साथ फैमिली फोटो देख रहा था। फिर उसे याद आता है नारुतो का वही फेयरवेल गिफ्ट के बारे में। फिर वो उस गिफ्ट को भी खोलता है और अंदर होता है इचिराकू का स्पेशल एडिशन रामन। बोरुतो नारुतो को ढूंढते हुए जिराया के ग्रेव तक भी पहुंच जाता है। नारुतो एकदम शांति से पूछता है, तुम्हें मैं कैसा लगा? बोरुतो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है और उसे वही रामन वाला कार्ड दे देता है जो उसे पास्ट में नारुतो ने दिया था। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और बोरुतो दोनों साथ में रामन खा रहे थे। एकदम मजा आ गया देख करके ये स्टोरी। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कई प्रिजनर्स को बोट के थ्रू होजुकी कासल ले जाया जाता है। इन्हीं प्रिजनर्स के बीच अपना बोरुतो और मिसकी भी होते हैं लेकिन ये कोई आम अरेस्ट नहीं था। जेल पहुंचते ही वार्डन मुजो सभी प्रिजनर पर एक डेंजरस सा बैंड लगाता है और जो भी यहाँ से भागेगा ना तो ये चीज एक्टिवेट हो जाएगा और जितने प्रिजनर्स होंगे उनको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। मुजो क्लियरली बताता है कि अब तुम सब अपराधी हो और जेल के रूल्स ही तुम्हारी जिंदगी है। फिर वो जितना भी एक्सप्लेनेशन का काम रहता है ना वो बेंगा को दे करके वहाँ से चला जाता है। तभी एक प्रिजनर्स भागने की भी कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो हिलता है ना मुजो का जुत्सु एक्टिवेट हो जाता है। प्रिजनर फिर वहीं पर गिर जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि इस जेल से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बोरुतो और मिसकी समझ जाते हैं कि शायद ये रिस्की हो गया यहाँ से जाना। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बोरुतो और मिसकी कोनोहा में एक सीक्रेट मिशन दिया गया था। मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि होजुकी कासल के अंदर घुसना होगा उन्हें और फिर कोकुरी नाम के फॉर्मर मुजीना बैंडिट के मेंबर को प्रोटेक्ट करना होगा और हाँ उसे मुजीना बैंडिट के लीडर का आइडेंटिटी भी निकलवाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुजीना बैंडिट्स कोकुरी को जेल के अंदर ही मरवाना चाहते थे। नॉर्मली कोनोहा ऑफिशियल प्रोटेक्शन अरेंज कर सकता था लेकिन इशू ये था कि होजुकी कासल किसी और विलेज के अंदर आता है और क्योंकि मुजीना बैंडिट्स ने कभी उस विलेज को टारगेट ही नहीं किया इसलिए वो इस इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देने के मूड में नहीं थे और हाँ टाइम बहुत ही कम था इसलिए डिसाइड किया गया कि बोरुतो मिसकी खुद प्रिजनर बन करके जेल के अंदर जाएंगे। कोनोहा ने प्रिजन के मास्टर के साथ डील करके बोरुतो और मिसकी के ऊपर फेक ब्रांड लगवाया ताकि उनकी जान एक्चुअल डेंजर में ना हो। दिखने में तो रियल ब्रांड जैसा ही था लेकिन इफेक्ट नहीं करेगा वो। इसी मिशन का एक और पार्ट था सारदा एक्चुअली जेल के अंदर जर्नलिज्म स्टूडेंट बनकर घुस जाती है ताकि रिसर्च के नाम पर जेल के सिस्टम और लोगों के इंफॉर्मेशन ले सके। बोरुतो और मिसकी अपने सेलमेट्स से मिलते हैं और अपनी फेक स्टोरी बताते हैं। हम लैंड ऑफ वाटर से हैं और रॉबरी के केस में 8 साल की सजा काट रहे हैं। वहीं बेंगा सारदा को जेल घुमाता है और उसके सवालों का जवाब देता है। वो क्लियरली मानता है कि वार्डन मुजो प्रिजनर के साथ बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि मुजो बिलीव करता है कि क्रिमिनल्स को सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है। वहीं बोरुतो और मिसकी की मुलाकात होती है अराई से। अराई उन्हें बताता है कि
जेल के अंदर कौन कौन सी चीजें अंदर ला सकते हैं। यहाँ बोटो और मिस्की को जेल का अंडरग्राउंड सिस्टम समझ आ जाता है। फिर अराई एक इम्पोर्टेंट चीज भी बताता है, सुकुयो मुजीना बैंडिट का नंबर 2 वो किसी और सेल में है। उसका फाइट हुआ था कोकुरी के साथ। कोकुरी वही इंसान था जिसे बोटो और मिस्की को प्रोटेक्ट करना था। इस फाइट के बाद कोकुरी को मेडिकल वार्ड भेज दिया गया। अराई बताता है कि मेडिकल वार्ड में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक लूप होल था। जेल के आसपास पॉइजनस प्लांट उगते हैं, उन्हें खा लो और मेडिकल वार्ड पक्का हो जाएगा तुम्हारा। तो अब होना क्या था, मिस्की अपने स्नेक एबिलिटी से पॉइजनस प्लांट को चुरा लेता है। बोटो फिर बिना हेजिटेट किए पॉइजन ही फ्रूट खा लेता है। तो अब होना क्या था, बोटो को तुरंत मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर अब बोटो को एक दिन बाद मेडिकल वार्ड में होश भी आ जाता है। जैसे ही वो कोकुरी का नाम लेता है ना, कोकुरी उसे बेहोश कर देता है। बोटो दोबारा उठता है और इस बार वो बंधा हुआ था। कोकुरी को लगता है कि बोटो उसे मारने आया था। फिर बोटो अच्छे से समझाता है कि कोनोहा को तुम्हारा लेटर मिला था, हमें तुम्हें बचाने के लिए भेजा गया है। यहाँ कोकुरी को पहली बार लगता है कि शायद बोटो सच बोल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुकुयो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से किसी के साथ नोट्स के थ्रू बातचीत कर रहा था। ये सिग्नल था कि भाई यहाँ पर कुछ न कुछ तो लफड़ा होने वाला है। वहीं जैसे ही बोटो को ना जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था ना, तभी एक मिस्टीरियस सा अटैकर आकर के मेडिकल वार्ड में घुस जाता है और कोकुरी को चाकू मार देता है। ये शायद सुकुयो का ही काम होगा। तब हुआ क्या, कोकुरी तो घायल पड़ा हुआ है। मुजीना बैंडिट जेल के अंदर भी आ चुके हैं और बोटो और मिस्की का खेल अब शायद खत्म होने वाला था। फिर हम देखते हैं कि कोकुरी बोटो और प्रिजन के डॉक्टर को बताता है कि जिसने उस पर हमला किया था वो प्रिजन यूनिफॉर्म में था। इसका मतलब क्लियर है कि अटैकर कोई आउटसाइडर नहीं था, बल्कि वो जेल के अंदर ही कोई था। डॉक्टर कंफर्म भी करते हैं कि मेडिकल वार्ड में एंटर करने के लिए स्पेशल वुडन टैग चाहिए होता है, जो सिर्फ डॉक्टर्स और ऑथराइज्ड स्टाफ के पास होता है। फिर बोटो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि हो सकता है कि डॉक्टर का टैग खो गया हो और किसी ने चुरा लिया हो। एक प्रिजन गार्ड बोटो को वापस उसके सेल में ले जाता है। जाते वक्त बोटो कोकुरी को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इससे हमें पता चलता है कि बोटो सिर्फ मिशन के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इंसानियत के तौर पर भी कोकुरी का जिम्मेदारी ले रहा था। बोटो अपने सेल में लौटकर मिस्की को पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर कोकुरी हमारे सेल में होगा तो हम उस पर 24 घंटे तक नजर रख पाएंगे। तो प्लान सिंपल था, कोकुरी को अपने सेल में ट्रांसफर करवाना। फिर हम देखते हैं कि मिस्की अपने स्नेक की एबिलिटी का यूज करके शारदा को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है। मैसेज में यही लिखा हुआ था कि मूजो से बात करके कोकुरी को डिस्चार्ज के बाद बोटो मिस्की के सेल में शिफ्ट करवा दिया जाए। फिर मूजो जो ऑफिशियली प्रिजन का हेड था ना, वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करवा देता है, लेकिन बेंगा बीच में आ जाता है और बेंगा कहता है कि उनके सेल का जो एम्प्टी स्लॉट है ना, वो अगले प्रिजनर के लिए रिजर्व्ड है। प्रिजन प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रिजनर्स को ओरिजिनल सेल में ही वापस भेजा जाता है। अगर ये रूल तोड़ा गया तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। मूजो प्रेशर में आ जाता है और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। फिर बेंगा के जाने के बाद मूजो दर्द से निपटने के लिए पिल्स लेता है। फिर शारदा छुप कर बाहर आती है और मूजो माफी मांगता है कि वो मदद नहीं कर पाएगा। इससे क्लियर हो जाता है कि भाई मूजो सिर्फ नाम का ही वार्डन है, असली पावर तो बेंगा के पास है। बेंगा एक गार्ड से कंप्लेन भी करता है, मूजो तो बस इस जगह का चारा है, असली प्रिजन तो मैं चलाता हूँ। इसे हमें समझ आ जाना चाहिए कि शायद बेंगा ही असली विलन हो। शारदा बोटो और मिस्की के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि बेंगा प्रिजन मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर रहा है, शायद कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर शारदा बेंगा के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर हाई बेंगा को मैसेज देता है। एक्चुअली सुकुयो उससे मिलना चाहता था। सुकुयो वही था जो मुजीना बैंडिट का नंबर 2 है ना, वही। एक्चुअली वो बेंगा को रिश्वत देता है ताकि कोकुरी का काम तमाम कर दिया जाए। वहीं शारदा बच बचाकर वहाँ से निकल जाती है, वरना उसका भी गेम हो जाता। फिर प्रिजनर्स को एक्सरसाइज के लिए बाहर निकाला जाता है। बोटो और मिस्की बेंगा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं। मिस्की केदामा से बात करता है और नोटिस करता है कि केदामा असल में जेल के फ्लावर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब वो वायलेंट टाइप का नहीं था। तभी कुछ प्रिजनर्स के बीच फाइट हो जाता है और बाकी सब चीयर कर रहे थे। इसी भगदड़ में अराई बोटो से बात करता है और बोलता है कि तोरागु शायद बेंगा के बारे में कुछ जानता होगा। फिर बोटो दोगारू से बात करता है और कहता है कि मैं बेंगा से बदला लेना चाहता हूँ। दोगारू इंटरेस्टेड हो जाता है, लेकिन कहता है कि फ्री में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और फिर दोगारू कंप्लेन करता है प्रिजनर का लाइट हाउस उसकी नींद खराब करते हैं। वो बोटो को चैलेंज कर देता है, जाकर लाइट हाउस का बल्ब लेकर आओ या फिर उसको बंद कर दो। मिस्की फिर शांति से बोटो को याद दिलाता है, नींद जूत्सु यूज मत करना वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। फिर बाकी प्रिजनर्स बेट लगाते हैं कि बोटो फेल हो जाएगा। एक्चुअली सिर्फ कमाता ही गलती से बोटो पर बेट लगा देता है कि वो जीत जाएगा। तो फिर अब होना क्या था, बोटो गार्ड से बचता है और बहुत सारे दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन फिर भी वो लाइट हाउस के बल्ब को लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बल्ब निकालता है ना, अलार्म बज जाता है। दोगारू हंस के कहता है कि मैं जानता था, अब तो तुम्हें जिंदगी भर यहीं पर रहना पड़ेगा। बोटो आखिरी समय में ही लाइटनिंग रिलीज से बल्ब
शिप को चार्ज करता है। एक बड़ा सा फ्लैश होता है जिससे बोरुतो वहाँ से निकल जाता है। वो दोगारू को वार्न भी करता है कि अब तुम अपना प्रॉमिस निभाओ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। फिर कमाता गार्ड से कहता है कि मेरी जीत हुई बैटिंग में, तो पैसे संभाल कर रखना और एक चीज मेल करवा देना, शायद कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है। मूजो फाइनली बेंगा को कन्फ्रंट करता है एक हैंडबुक दिखाकर जिसमें बेंगा के सारे ब्राइब का डील्स लिखा हुआ था। फिर मूजो डिसीजन पलट देता है, कोकुरो को बोरुतो और मिसकी के सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी एक डॉक्टर रिपोर्ट करता है उसका वुडन टैग हो गया था। अब हम देखते हैं कि पूरे प्रिजन में लॉकडाउन लग चुका था और पूरा खोजबीन चालू हो चुका था। मिसकी शांति से सोच रहा था। प्रिजनर सिर्फ एक बार सेल से बाहर आए थे, वो भी जब बोरुतो मेडिकल वार्ड में था। उस वक्त बाकी सब प्रिजनर्स लॉक थे। इसका मतलब कोकुरो पर अटैक करने वाला उन्हीं लोगों में से है जो बोरुतो और मिसकी के सेल में होंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम लोगों ने देखा कि ये चैप्टर जो आर्क अब चलने वाला है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उराशिकी का गेम तो बच गया ना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहा था। लेकिन अब अगला विलन कौन आने वाला है मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।